आज का मेरा विषय है भूटान, इसका इतिहास, राजनीतिक व्यवस्था व दलीय व्यवस्था। भूटान की राजनीतिक व्यवस्था आज के समय में संवैधानिक राजशाही और संसदीय लोकतंत्र का मिश्रण है। अर्थात भूटान में राजा का पद भी है और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार भी है। अच्छा, मतलब वहाँ राजा भी अभी है और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टाइप है। अच्छा, आगे बोलो। शाबाश बेटे। जिनकी भूमिका संविधान के द्वारा तय की जाती है। शाबाश। यदि हम भूटान के इतिहास की बात करें तो आज का एकीकृत भूटान 17वीं सदी में अस्तित्व में आया था। ठीक है। 1629 से 1634 के बीच में ठीक है। जाब्द्रुंग नगवांग नामग्याल नामक एक तिब्बती धर्मगुरु ने अलग अलग छोटे छोटे जो राज्यों और कबीलों को एकजुट किया था। अच्छा, एक तिब्बती धर्मगुरु ने नामग्याल नाम लिया आपने, उसका लास्ट है ना, उसने छोटे छोटे जो तिब्बती गांव बटे हुए थे उनको इकट्ठे किया। वेरी गुड, आगे बोलो। फिर 1600 ईस्वी में 34 ईस्वी में बैटल ऑफ सिमटोखा में जीत के बाद उन्होंने एक केंद्रीकृत शासन की स्थापना की। अब देखो, लामे ने लड़ाई भी की है ना जी, केंद्रीकृत शासन की स्थापना भी की। ठीक है, ओके, आगे बोलो बेटे। जहाँ से आधुनिक भूटान की स्थापना मानी जाती है। रुको, एक टॉपिक और देना है। किसको दें बोलो, इसको ज़्यादा मेहनत करनी है। तिब्बत वाला कौन पढ़ेगा? बोलो बोलो भाई, करो हाथ खड़े। किसको रहा एक्स्ट्रा टॉपिक? आप दोनों को दिया था काफ़ी ज़्यादा। तिब्बत किसको दें? बोलो, आपके पास टॉपिक है अभी, फिर करेंगे। पर तिब्बत भी पढ़ना पड़ेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो, इसमें हमारे पड़ोस में तिब्बत भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर एक धर्मगुरु ने ही राज्य स्थापित किया, दलाई लामा, समझ रहे आप? और उसी का एक छोटा रूप कौन हो गया? भूटान की एक धर्मगुरु ही राज को स्थापित कर रहा है। और तिब्बत पढ़ना इसलिए भी जरूरी है मुझे लग रहा है क्योंकि तिब्बत ही हमारी मेन बाउंड्री थी, चाइना तो बाद में आया, तो उसको भी देखना पड़ेगा। आगे बोलो। शाबाश बेटे। 1772 ईस्वी में पहली बार भूटान का सामना ब्रिटिश भारत से हुआ। अच्छा, जब भूटान ने असम के कोच बिहार राज्य में हस्तक्षेप किया। किसने किया हस्तक्षेप? भूटान ने असम के कोच बिहार क्षेत्र। जो बच्चे बिल्कुल मैं अपनी जानते ध्यान देखना, जो भारत माता की जो चिकन नेक गया ना ऊपर को, चिकन नेक, उसकी ऊपर वाला कौन आया सिक्किम के साथ? ये क्या बोलते हैं इसको? चिकन नेक के पास है कूच बिहार, देखना कहाँ है, रियासत कूच बिहार। आगे बोलो। शाबाश। ब्रिटिशों ने कोच बिहार को बचाने का प्रयास किया, जिस कारण भूटान को पीछे हटना पड़ा। हाँ, और 1774 ईस्वी में शांति के लिए पहली ब्रिटिश भूटान संधि हुई। शाबाश। 1774। 74। हाँ, ये देखो शुरू हो गया। शाबाश। लेकिन 1800 के दशक में भूटान और ब्रिटिश भारत के बीच सीमा विवाद बढ़ते गए। अच्छा। इसका कारण यह था कि जो भूटान का डुआर्स तराई क्षेत्र था और असम के कुछ राज्य पर उसका कब्जा था, जो ब्रिटिश भारत के नियंत्रण में आना चाहते थे। अच्छा, आओ भाई, जा रहे हैं। ठीक है, देखो इसका, देखो ये क्या बोल रहे हैं, उसका द्वार बता रहे। द्वार पढ़ना। द्वार क्या होते हैं? जैसे दून होते हैं ना, या देहरादून, समझते हैं आप? दून, दून है जैसे ये जसवां दून, सोलन में जसवां दून, ये शिवालिक के नीचे जो प्लेन इलाके है। तो द्वार भी शायद इस तरह का ही नॉर्थ ईस्ट में, जब बड़े बड़े जोत से नीचे उतर के प्लेन इलाके लगते हैं, उस तरह की जगह होगी ये द्वार। द्वार, ठीक है। इसके कब्जे को लेकर फिर से दोबारा अंग्रेज और इनके बीच में सीन, क्योंकि अंग्रेज कहाँ जाना चाहते थे? परे, असम और परे को भी अंग्रेजों का ही आधिपत्य था। आगे बोलो। शाबाश। अतः 1864 से 1865 ईस्वी के बीच ब्रिटिश और भूटान के बीच द्वार्स युद्ध हुआ। द्वार युद्ध याद रखना बेटा। शाबाश। निकल रहे नेट में, ग्रुप में शेयर करो। ओके। जिसमें भूटान की युद्ध में हार हो गई। हाँ। और 1865 ईस्वी में उनकी ब्रिटिशों के साथ सिंचुला की संधि हुई। सिंचुला, वाह। सिंकुला की सिंचुला? सिंचुला। सिंचुला कोई जगह होनी है। अच्छा, गुड, वेरी गुड। भूटान को अपने क्षेत्र का 5वां हिस्सा खोना पड़ा। अपने 18 डुआर्स क्षेत्र जो अभी असम और पश्चिम बंगाल में है, उनको ब्रिटिशों को सौंपना पड़ा। ओके, जरा देखो बच्चों, द्वार होता क्या? आप तो अति हो गई, पढ़ना ही पढ़ना। देखो जरा नेट में द्वार क्या होता है। पहले इतने इलाके छीने जो आज ये दार्जिलिंग समझ रहे हैं आप, ये ऊपर के जो इलाके, जो पतली सी पच्चर गई ऊपर भारत के हिस्से में आई, ये उस टाइम भूटान से हमें अंग्रेजों ने दिलाई। तो देखो आप देख रहे हैं कि भारत के निर्माण में या इस साउथ एशिया के निर्माण में अंग्रेज बाबू का कितना योगदान है, कॉलोनियल पास्ट का। ठीक है जी, आगे बोलो। शाबाश। इसके बदले में ब्रिटिशों ने भूटान को हर साल 50,000 रुपए का अनुदान देना शुरू किया। अच्छा, पैसे देंगे भाई। फिर 8 जनवरी 1910 को भूटान और ब्रिटिश भारत के बीच पुनाखा की संधि हुई। अच्छा, जिसके अंतर्गत यह तय हुआ कि भूटान अपनी विदेश नीति ब्रिटिश सरकार की सलाह से चलाएगा। अच्छा। ब्रिटिश भूटान की आंतरिक स्वतंत्रता में दखल नहीं देंगे। शाबाश। और ब्रिटिश ने वार्षिक अनुदान को 50,000 रुपए से बढ़कर 1 लाख रुपए कर ये कब हुई संधि बड़े भाई? हुई थी 8 जनवरी 1910। अच्छा, अब देखो भाई दोस्तों, और समझना इसको आपने। 10 में हुई ना,
इस टाइम पता क्या हो रहा था, मैं कल अफगानिस्तान पढ़ रहा था और ग्रुप में मैंने लिंक नहीं भेजा आपको, पर कुछ वीडियो तो भेजे थे। ग्रेट गेम हुई थी एक, पढ़ी आपने? क्या थी ग्रेट गेम साउथ एशिया में? ग्रेट गेम ये थी 19वीं और 20वीं शताब्दी में, अगर मैप देखेंगे ऊपर रशिया का जार था ऊपर ना, और ये जो था ना आपका ये जो इसको आज बोलते हैं ईरान, और ये सारा परे वाला इलाका इन वेस्टर्न पावर के कब्जे में था, ठीक है। सिर्फ अफगानिस्तान एक ऐसा देश था जो कि बीच में न्यूट्रल था, ऊपर कम्युनिस्ट और ये, और नीचे को अंग्रेज, और इन दोनों के बीच में कंपटीशन था कि अफगानिस्तान या तो बफर रहे या हमारे प्रभाव में आए। एक तो ये था। दूसरा खतरा क्या हो गया अंग्रेज को इस टाइम 1910 के आसपास, कि कहीं ये तिब्बत होके ना रशिया आ जाए, तिब्बत चाइना कब्जा करता हुआ रशिया कहीं फिर इंडिया के पास ना पहुंच जाए, बीच में एक बफर रहना चाहिए तिब्बत नाम का, ठीक है जी। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में भी उनको डर लग रहा था। तो क्या किया उन्होंने, अगर आपको याद होगा 1905 में उन्होंने एक मिशन भेजा तिब्बत को, पढ़ना कभी, उसका नाम था यंग हस्बैंड मिशन। क्या नाम था? यंग हस्बैंड, जवान पति मिशन, तब याद रखेंगे तुम। यंग हस्बैंड अंग्रेज का नाम था। वो गया, उसने उनसे बातचीत की, फिर वो कुछ लड़ाई लड़ी हुई शायद, फिर उस लड़ाई में हारने के बाद इन्होंने हाथ टेक दिए इसके सामने। किसके सामने? तिब्बत ने हाथ टेक दिए अंग्रेज के सामने। और फिर बाद में जब 1911 की 12 में जो वो शिमला समझौता हुआ ना, जिसमें ये मैकमोहन लाइन जो तय हुई है, और इसके बाद हमें ये हिस्सा मिला तवांग का। इतिहास पढ़ना आपने तिब्बत से, ये झगड़ा जुड़ा हुआ। तो यानी कि इस टाइम ये लोग तिब्बत को भी कैप्चर करने के चक्कर में थे, कैप्चर नहीं तो बीच में बफर स्टेट बनाने के चक्कर में थे। कौन? अंग्रेज लोग, ठीक है जी। और इसी टाइम में इन्होंने इसको भी बोला, किसको? क्योंकि ये भी बाउंड्री लगती थी ऊपर ना, तो इसको बोला भाई तू, तेरी फॉरेन पॉलिसी अपन लोग संभालेंगे, बाकी तू आंतरिक मामले में खुश रहे, समझे। तो एक तरह से अंग्रेज ने भारत को बचाने के लिए, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए ओरे परे बाउंड्री वॉल खड़ी करनी शुरू कर। जैसे देखो, पड़ोसियों से लड़ाई करने बचने के लिए आप बीच में एक झाड़ लगा देते हैं, समझे आप, उसको बोलते हैं बफर स्टेट। वो कॉन्सेप्ट चला। आगे बोलो, शाबाश बेटे। फिर 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र हुआ, शाबाश। जिसके बाद 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में भारत और भूटान के बीच एक मैत्री संधि हुई। अब देखो इसको, ये मतलब भारत के आज़ाद होते ही 2 साल के अंदर के बोल रहे हैं, ये दार्जिलिंग में वही पड़ोस में जो आ गया, भारत और भूटान के बीच में एक चौथा हुआ। ऐसा ही बिल्कुल हूबहू नेपाल और भारत के बीच में भी हुआ। यानी कि जो अंग्रेज की पावर थी ना सारी, उस पावर को कमज़ोर करके भारत ने ले लिया, समझे आप। ये आरोप लगाता है हमारे पे नेपाल भी कि तुम जो है अंग्रेजों का ही रूप धारण करके बैठे हुए हैं, समझे आप। जैसे पाकिस्तान का, कल मैं पढ़ रहा था कि जो ये पाकिस्तान अफ़गान और जो अंग्रेज़ युद्ध हुआ, पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अफ़गान और अंग्रेज़ युद्ध हुए 3-4, उसमें जो जहाँ से अंग्रेज अफ़गानियों को घेरा देते थे ना, उसका नाम था GHQ, रावलपिंडी, वहाँ था उनका वो मुख्यालय उस कमांड का। और आज पाकिस्तान वहाँ से अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप करता है। तो देखो कैसे कॉलोनियल जो है ना, मतलब वो प्रभाव रह जाते हैं। आगे बोलो, शाबाश बेटे। इस संधि के द्वारा भारत ने भूटान की स्वप्रभुता और स्वतंत्रता को मान्यता दी। अच्छा, माना हमने भाई, आप आज़ाद हैं, ठीक है। साथ ही सुरक्षा और विदेश नीति में सहयोग का भी वादा किया। ये आगे सुरक्षा और विदेश नीति में सहयोग का बोल मतलब ये था कि हम ही देखेंगे तुम्हारी सुरक्षा और विदेश नीति, समझना इस बात को। और यही हमारे बीच में फिर बाद में थोड़ा सा मनमुटाव भी यहीं से आएगा, है ना। आगे बोलो साहब। यही संधि से जो भूटान की आधुनिक विदेश नीति की नींव बनी, ठीक है। और 2007 में इस संधि को संशोधित किया गया, हाँ, ताकि भूटान को और स्वतंत्रता मिले, लेकिन दोनों देशों के बीच की सुरक्षा व आर्थिक सहयोग बरकरार। हाँ, 2007 में हमने इसको थोड़ा और सुधार किया, भूटान को और पावर दे कि वो अपनी विदेश नीति खुद चलाए। और हाल ही में अभी मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ा, अब तो और पावर हमने मतलब छोड़ दी है, और अब भूटान पीछे चाइना से भी बातचीत चली है उसकी आजकल। अच्छा, और बताओ शाबाश बेटे। इसी के अनुसार साल 2003 में भूटान से जो असम के उग्रवादी थे उल्फा और NDFB, उनको जो ऑपरेशन ऑल स्टार के द्वारा भगाए गए। हाँ, वहाँ छुपे थे, वो भगाए वहाँ से, उल्फा ना, असम के। शाबाश। इसके बाद अगर हम भूटान की राजशाही की बात करें तो 1907 ईस्वी में भूटान के अंदर वांगचुक वंश की स्थापना ड्रुकग्याल्पो उगेन वांगचुक ने की थी। अच्छा, साथ में आया ये राजवंश, ओके। शासन पूरी तरह भूटान नरेश के हाथ में था, जिसे संपूर्ण राजशाही एब्सोल्यूट मोनार्की कहते हैं। गुड। 1952 ईस्वी में भूटान नरेश ने कुछ प्रशासनिक सुधार किए, ओके, और एक मंत्री परिषद बनाई। ओके। 1953 ईस्वी में राष्ट्रीय विधानसभा बनाई गई, जिसमें जनता के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। देखो अब इसको समझो इस तरह से, जैसे इसी टाइम जो कल एक दिन बच्चा बता रहा था गिदाईलाल हमें, 1951 में नेपाल में भी यही हुआ, थोड़ा सा प्रोटेस्ट हुआ और फिर उसने भी डेमोक्रेसी की थोड़ी कोशिश की। मतलब भारत की आज़ादी का प्रभाव इन पे पड़ रहा है
कह रहा वहाँ डेमोक्रेसी आई तो हमें भी थोड़ा क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। आगे बोलो, शाबाश बेटे। 1972 ईस्वी में भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक बने, जिन्होंने देश को धीरे धीरे लोकतंत्र की ओर ले जाना शुरू किया। ठीक है, शुरू किया। अच्छा, 1998 ईस्वी में मंत्रिपरिषद का चुनाव, जो पहले भूटान नरेश के द्वारा किया जाता था, वह अब राष्ट्रीय सभा के द्वारा होने लगा। अच्छा, और राजा ने अपने कई कार्यकारी अधिकार मंत्रिपरिषद को दे दिए, छोड़ दिए। ठीक है। साल 2001 में संविधान का मसौदा तैयार करवाया गया, जिसमें लोकतांत्रिक ढांचा और नागरिक अधिकार तय किए गए। ये कब बनाया गया? 2001। ठीक है। फिर 2005 में संविधान का जो प्रारूप है वो जनता के सामने रखा, पेश किया गया। अच्छा, जो अभी वाले भूटान नरेश, ड्रुकग्याल पो जिग्मे खेसर नामग्याल, ये जो है साल 2006 में अपनी गद्दी संभाली। अच्छा। और देश के लोगों को लोकतंत्र, संविधान, संसद की भूमिका के बारे में शिक्षित किया। ठीक है। फिर इसके बाद 18 जुलाई 2008 को भूटान का नया संविधान लागू हुआ। अच्छा, 2008 में। और भूटान अब एक संवैधानिक राजशाही और संसदीय लोकतंत्र बन गया। शाबाश। संविधान के द्वारा राजा को राष्ट्राध्यक्ष घोषित किया गया, जो संसद और चुनी गई सरकार के साथ मिलकर शासन करेगा। गुड। सत्ता का दुरुपयोग करने पर जनता के 2/3 समर्थन से राजा को हटाने की भी व्यवस्था की। राजा को हटा भी सकते हैं। ठीक है जी। फिर कार्यपालिका में राजा के साथ साथ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को भी शामिल किया गया। इसके जो राष्ट्रीय सभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी होगी, उसी का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, शाबाश। संविधान के द्वारा भूटान में एक संसद बनी, जिसके 2 सदन हैं। ओके। एक राष्ट्रीय सभा, एक राष्ट्रीय परिषद। ठीक है। राष्ट्रीय सभा के 47 सदस्य होंगे, जिनका चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाएगा। और राजनीतिक दल केवल इसी सदन के लिए चुनाव लड़ते हैं। ओके, इंडिपेंडेंट सदन। क्योंकि जो राष्ट्रीय परिषद है उसमें 25 सदस्य है, जिसमें से 20 जनता के द्वारा चयनित होते हैं और 5 राजा के द्वारा मनोनीत होते हैं। अच्छा अच्छा। और यह सदन गैर दलीय है, अर्थात यहाँ की पार्टी राजनीतिक दल नहीं होते। वाह वाह वाह। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी शामिल है, जिसमें जजों की नियुक्ति राजा के द्वारा होती है। यदि हम भूटान की चुनाव प्रणाली की बात करें तो भूटान में राष्ट्रीय सभा की 47 सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव होता है, जिसमें पहला चरण प्राइमरी राउंड होता है, जिसमें सभी रजिस्टर्ड राजनीतिक दल पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं। अच्छा। हर दल को मिले राष्ट्रीय वोट प्रतिशत के आधार पर टॉप 2 पार्टियों का चुनी जाती है। अच्छा, तो 2 टॉप फर्स्ट आएंगी। ओके। बाकी की पार्टियां चुनाव से बाहर हो जाती है। सही बात। उसके बाद दूसरा चरण जो फाइनल राउंड होता है, जिसमें 47 सीटों पर टॉप 2 पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला होता है। बिल्कुल। और जो दल बहुमत प्राप्त करता है वही सरकार बनाता है। शाबाश बेटी। भूटान में इस तरह का पहला चुनाव साल 2008 में हुआ था। ठीक है। भूटान की दलीय प्रणाली की अगर हम बात करें तो भूटान में बहुदलीय प्रणाली है। साल 2008 में हुए राष्ट्रीय सभा के चुनावों में जो पहला दल जिसकी स्थापना साल 2007 में हुई थी, ड्रुक हिम्सम शोकपा, डीपीटी, उसकी जीत हुई और उसने 47 में से 45 सीटें प्राप्त की। ओहो, मेजॉरिटी। और जिग्मे थिल्ले देश के पहले प्रधानमंत्री। जिग्मे थिल्ले ना जी। ठीक है। 2007 में ही एक दूसरी पार्टी की स्थापना हुई थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीडीपी, जिसे मात्र 2 सीटें प्राप्त हुई थी। ओहो। और विपक्ष में बैठना पड़ा था। फिर इसके बाद साल 2013 में हुए चुनावों में जो ये पीडीपी थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इसने 32 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। और शेरिंग तोब्गे देश के प्रधानमंत्री बने थे। अच्छा जी। इससे 1 साल पहले साल 2012 में एक नई पार्टी का गठन हुआ था, ड्रुक न्यामरुक शोकपा। और इसकी जो इसने जो है साल 2018 के जो चुनाव हुए चौथे राष्ट्रीय सभा के, उसमें 30 सीटें जीतकर सरकार बनाई। अच्छा, मतलब पावर चेंज हो रही है। ठीक है, अच्छी बात। लोटे शेरिंग देश के प्रधानमंत्री बने थे। अच्छा। इस पार्टी के, और पीडीपी को विपक्ष में बैठना पड़ा था। और जो पहली पार्टी थी वो 30वें स्थान पर चली गई। ओहो। साल 2023 में हुए चुनावों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 30 सीटें जीतकर वापस सरकार बनाई थी, जिसमें जो शेरिंग तोब्गे है वो अभी दूसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अच्छा, वाह। और साल 2022 में एक और नई पार्टी बनी थी, भूटान टेंडर पार्टी, जिसने जो 17 सीटें जीत के विपक्ष में स्थान बनाया था, नई पार्टी थी। तो इस प्रकार भूटान में 2007 से लेकर अभी तक भूटान में जो है 4 इलेक्शन हो चुके हैं और 4 पार्टियां बनी। वाह। इस प्रकार जो भूटान का जो लोकतंत्र है वो एक संयमित लोकतंत्र है, जो संवैधानिक सांस्कृतिक सीमाओं के
भीतर रहकर ऐसे चलता है और भूटान ने आधुनिक राजनीति पारंपरिक मूल्यों का जो संतुलन बनाए रखा है। वाह बेटा, बजाओ ताली इनके लिए, बहुत बढ़िया।